नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई 9वें दिन भी जारी रही। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही कि शिक्षण संस्थानों में फिलहाल हिजाब पर बैन सिर्फ छात्राओं पर लागू है, वहां की महिला शिक्षकों पर नहीं। शिक्षण संस्थाओं में महिला टीचर हिजाब पहनकर आ सकती हैं। हिजाब पर विवाद बढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक अदालत इस संबंध में पूरा आदेश जारी नहीं करती तब तक शिक्षण संस्थाओं में कोई भी हिजाब समेत किसी भी तरह की धार्मिक वस्तु पहनकर नहीं आ सकता। इसके बाद ऐसे वीडियो और फोटो सामने आए जब कॉलेज प्रबंधकों ने मुस्लिम टीचरों से भी हिजाब उतारने को कहा। इसी मुद्दे पर कर्नाटक की अंग्रेजी लेक्चरर ने कॉलेज में हिजाब उतारने से मना कर दिया और उसके बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बिहार के समस्तीपुर में एक मुस्लिम युवक को कथित गोरक्षकों के द्वारा पीट कर मार डालने का मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि मारने के बाद उसकी लाश को गड्ढे में दबा दिया गया। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि हमलावरों ने उसके शव को आग लगाने की कोशिश की। उन्होंने शव पर नमक छिड़का और उसे दफना दिया। मुस्लिम युवक की पहचान मोहम्मद खलील आलम के रूप में हुई और वो राज्य में सरकार चला रही जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता था। खलील की उम्र 35 साल थी। खलील का आखिरी वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो हमलावरों से हाथ जोड़कर उसे बख्श देने की अपील करता है। वीडियो में हमलावर खलील से पूछते हैं कि इस इलाके में गाय का गोश्त काटकर कौन कौन बेचता है और क्या उसने गाय का मांस खाया है। जब खलील उन्हें ये बताता है कि उसने गाय का मांस खाया है तो वो उसकी जोरदार पिटाई करते हैं। वीडियो में हमलावरों का चेहरा नहीं दिखाई देता, वे खलील को गालियां भी देते हैं। विपक्ष के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों को लेकर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। नीतीश ने ऐसी खबरों को खारिज करते हुए कहा कि कहां कोई दिल्ली भेज रहा है। मुझे तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मुझसे इस बारे में कभी भी किसी ने चर्चा नहीं की। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी समाज सुधार में, विकास में दिलचस्पी है। वो काम मैं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज चौथे चरण का मतदान समाप्त हुआ। इस चरण में 59 सीटों पर वोट डाले गए। जिन जिलों में वोटिंग हुई उनमें पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर शामिल हैं। इन जिलों में 5 बजे तक कुल औसतन मतदान 57.45% रहा। बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 59 सीटों में से 51 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा के खाते में 4 और बीएसपी के खाते में 3 सीटें गई थी। एक सीट पर बीजेपी की सहयोगी अपना दल को जीत मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो बाराबंकी में कहा उसे बीजेपी और उसके आईटी सेल ने पिछले कई साल से सोशल मीडिया पर प्रचारित किया है। 2019 में बीजेपी ने जुमला दिया था, आएगा तो मोदी ही। उसी अंदाज में मोदी ने आज बाराबंकी में कहा, आएगा तो योगी ही। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को बाराबंकी जिले में दरियाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आज यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। वो लोग बीजेपी की जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गरीब, मध्यम वर्ग, बुजुर्ग जिन्हें 28 करोड़ मुफ्त टीके मिले, इस कोरोना महामारी के दौरान वे बीजेपी के प्रतिनिधि बनकर इसकी जीत तय कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह द्वारा तारीफ किए जाने पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी। मायावती से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने सच्चाई स्वीकार कर ली है। हालांकि इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि मैं उन्हें यह भी बताना चाहती हूं, यूपी में 3 चरणों में बसपा को न केवल दलित और मुस्लिम वोट मिले हैं बल्कि हमें उच्च जाति और पिछड़ी जाति के वोट भी मिल रहे हैं। बता दें अमित शाह से जब एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या बसपा के कुछ दलित और मुस्लिम वोट छीन लेने से उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को मदद मिलेगी, इस पर शाह ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, ये सीट पर निर्भर करता है। लेकिन ये सच नहीं कि मायावती की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि बसपा ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। मुझे विश्वास है कि उन्हें वोट मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये कितनी सीटों में तब्दील होगा, लेकिन बसपा को वोट मिलेगा। शाह ने कहा कि मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ है। उन्होंने कहा कि जाटव वोट बैंक मायावती के साथ जाएगा, मुस्लिम वोट भी बड़ी मात्रा में मायावती के साथ जाएगा। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा में यूक्रेन और रूस संकट को लाते हुए कहा था कि दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में टफ लीडर जरूरी है। इसके बाद गठबंधन में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी यूपी चुनाव में यूक्रेन को लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि कठिन समय में सख्त नेताओं की जरूरत होती है। ये बहुत ही सुविधाजनक है और अब उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बिजली, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत और आर्थिक विकास व नौकरियों की योजनाओं पर राज्य और केंद्र सरकार से क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए।
यूपी के रॉबर्ट्सगंज सीट से बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी भूपेश चौबे ने नाराज जनता को मनाने के लिए मंच से ही जनता के सामने कान पकड़कर उठक बैठक की और 5 साल में उनसे हुई गलतियों की जनता से माफी मांगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार भूपेश चौबे ने कुर्सी पर खड़े होकर दोनों कान पकड़ उनसे गलतियों की माफी मांगी। इस दौरान मंच पर बैठे नेता उनको रोकते नजर आए। भूपेश चौबे ने कहा कि जिस तरह से 2017 के चुनाव में आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद दिया, उसी तरह इस बार भी आपका आशीर्वाद मिले। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को फोन कॉल कर बात की। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉल 10 मिनट तक चली। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। ममता ने साथ ही नवाब मलिक को कैबिनेट से न हटाने का सुझाव दिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्षी एकता का आह्वान भी किया। ईडी ने डी कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारी बुधवार तड़के नवाब मलिक के घर पर पहुंचे और उनसे डी कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच में जुड़ने के लिए कहा। इसके बाद ईडी के अधिकारी नवाब मलिक को अपने साथ अपने दफ्तर लेकर चले गए, जहां भी उनसे घंटे भर तक पूछताछ की गई। नवाब मलिक की जेजे अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। गिरफ्तारी के बाद मलिक ने कहा कि वो नहीं झुकेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे और सबको एक्सपोज करेंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनसीपी के नेता जुटे हैं। एनसीपी नेता और आघाड़ी सरकार के मंत्री जितेंद्र आवाड ने ईडी के इस कदम की निंदा की और कहा यह विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश है। उन्होंने इस कदम को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। नवाब मलिक के घर पर ईडी के पहुंचने और उन्हें अपने दफ्तर ले जाने को लेकर सोशल मीडिया पर एनसीपी और महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल दलों के नेताओं ने जबरदस्त विरोध जताया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, इस बात को याद रखना। बीजेपी के खिलाफ मुकर रहे महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने बीजेपी को चेताया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये याद रखना। उनका इशारा बीजेपी नेताओं की तरफ था। शिवसेना और दूसरे विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ करती रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाया। पत्रकारों से उन्होंने कहा, नवाब मलिक एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। ईडी जिस तरह से उन्हें उनके घर से ले गई, वो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसियां ले जाती हैं। 2014 के बाद आपकी भी जांच होगी, इस बात का ध्यान रखें। राउत का कहना है कि केंद्र सरकार ने ईडी को एनसीपी नेता के पीछे इसलिए लगाया कि वो लगातार सच बोल रहे थे। वैसे ऐसी किसी कार्रवाई को लेकर खुद नवाब मलिक ने ही पिछले साल नवंबर में आशंका जाहिर की थी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जब घबराती है तब सरकारी एजेंसियों से विपक्षियों को अपमानित करती है और झूठे मुकदमों में जेल भेजती है। बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के मामले पर वो पश्चिमी देशों के साथ राजनयिक समाधान तलाशने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस समाधान में रूस का हित और उसके नागरिकों की सुरक्षा को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक वीडियो संदेश में पुतिन ने कहा कि वो शुरू से लेकर अभी तक एक ईमानदार बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की और पूर्वी यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कदमों को रूसी आक्रमण की शुरुआत बताया। यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। इस दौरान बाइडेन ने प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए कहा कि अब तक रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता आगे नहीं मिल सकेगी। साथ ही 2 रूसी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।